अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी, आप सब जानते ही एम्बेसडर साहब को, विवेक काजू साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। शुक्रिया। और सर हर बार हम सोचते हैं कि आपसे बात करेंगे, कोई अच्छी बात भी हुई हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है। और एक बार फिर खालिस्तान इशू जो है वो आपके सामने है। और कनाडा से जिस तरह से बात की जा रही है, पाकिस्तान से तो खैर आप देख ही रहे हैं कि सपोर्ट ही किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप कि ये क्या हो रहा है और कैनेडियन पीएम ने इस बात क्यों की? मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने कुछ ज़रा जिम्मेदारी कम दिखाई। ऐसी बात से तल्खियाँ बढ़ती हैं, मुश्किलात और बढ़ते हैं। और एक अरसे से भारत में तो ये भावना थी कि खालिस्तान के मसले पे कनाडा से जो सहयोग की उम्मीद थी वो नहीं मिल रही थी। तो दोनों देशों में बातचीत तो होती थी, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन इन मसलों पर ज़रा मुश्किलात पैदा हो गई थी। अभी कुछ ही महीनों पहले, शायद 3 महीने हुए होंगे, ब्रैम्पटन शहर में एक खालिस्तानियों ने एक जुलूस निकाला जिसमें एक फ्लोट था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक लेडी हैं जो कि साड़ी पहनी है, खून है और दो मर्द हैं, सिख हैं। उस पे यहाँ पे काफ़ी आक्रोश हुआ। मुझे भी बहुत बुरा लगा देख के कि इस तरह का फ्लोट की इजाज़त दी जाए, फ्लोट निकले। इंदिरा गांधी के हत्यारों को वहाँ लिखा था बदला, रिवेंज, जो ये सब। तो उससे भी काफ़ी यानी एक रोष था यहाँ। और ये रोष आज का नहीं है, ये तो 1980 के दशक में भी हादसा हुआ था। कनिष्क जहाज था, एयरक्राफ्ट था, जो कि जिसमें खालिस्तानियों ने बॉम्ब लगाया था। जून 85 की बात है, जिसमें वो एक्सप्लोड किया और कोई 329 लोगों की जानें गई। उस वक्त भी कनाडा के लोगों ने कोई ऐसी, उनको बताया गया था। उसके पहले मिसेस गांधी ने कहा था पियर ट्रूडो के, जस्टिन ट्रूडो के वालिद साहब से कि एक है यहाँ शख्स, उसको हमारे वहाँ भेजिए क्योंकि वो ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसका ये नतीजा हुआ। उसके बाद से भी ऐसा ही चला। तो मुझे ये जो इल्ज़ाम आए हैं, वो कहते हैं कि उनके पास कुछ क्या कहते हैं, कोई एलिगेशंस हैं जो मेक किए हैं, वो उस पे उनके पास कुछ है मटेरियल। लेकिन अभी तक क्रेडिबल एलिगेशंस हैं और विच पोटेंशियली शो इंडियन इन्वॉल्वमेंट, एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तक तो कुछ उन्होंने दिखाया नहीं है, कोई एविडेंस सामने आई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। अब कुछ आएगी तो फिर उस पर कुछ हो सकते हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि, उनके नुमाइंदों ने कहा है कि अगर स्पेसिफिकली हमें कुछ बताया जाए तो हम देखेंगे उस, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं। लेकिन सर क्यों उन्होंने ऐसी बात की? अभी अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये हमेशा सर कनाडा से ही क्यों इस किस्म के लोग उठते हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर ये रेफरेंडम की बात होती है। और तो हमने किसी और कंट्री में नहीं देखा कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता। देखिए, ऐसा है कि पंजाब में तो इस वक्त एक प्रकार से अमन है। सिख समुदाय जो है, सिख कम्युनिटी जो है, उसकी उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया में, भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। फौज में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका है।
बिजनेस में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर में तो है ही। तो ऐसा कोई सेंटिमेंट यहाँ तो दिखता नहीं है, वो बहुत एक पेट्रियाटिक कम्युनिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग हैं जो कि आज से नहीं, ये तो आप अगर इतिहास उठा के देखें, तारीख देखें, तो ये 1947 के वक्त भी एक मांग उनके वहाँ उनके लोगों से हुई थी, उनके नेताओं से हुई थी जब बंटवारा हो रहा था। अब तो ऐसा सेंटिमेंट बाहर है, कनाडा में थोड़ा बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में जो सिख हैं। मैंने ये देखा है कि जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज होती हैं वो एक फ्रीज कर जाती हैं टाइम। एक धक्का लगा था 1984 में, जब भिद्रावाला की वजह से गोल्डन टेम्पल पर एक्शन लिया गया था, फौज ने एक्शन लिया था उसको निकालने के लिए। लेकिन वो जमाना बीत गया, उस वाक्य को कितने साल, 16 कोई, अब तो 40 साल होने को आएंगे। उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब एक यानी राइट, सिख एंटी सिख राइट्स भी 84 में हुए थे, उनको भी अब 40 साल हो जाएंगे अगले साल। तो ये जो एक सेंटिमेंट है, ये अब मैं आपसे क्या बताऊं, इसको जो भारत के जो देश हैं कुछ जो कि चाहते हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलता जाए, उसको भड़काते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जमीन पर इसका कुछ असर नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन सर ठीक है, पाकिस्तान की तरफ भी कई बार लोग इशारा करते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है इस किस्म के लोगों को, खालिस्तान मूवमेंट को, ये सारी बात की जाती रही है। लेकिन साथ साथ सर ये भी कहा जाता है आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसे भी भारत के साथ प्रॉब्लम रहती है, और वो नहीं पसंद करते कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है या इकोनॉमी है या चंद्रयान 3 या जो भी प्रोग्रेस हो रही है भारत की उसको लेकर, तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी आपने जैसे देख ही रहे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके बात कर रहे हैं, और वो ये सब कुछ कह रहे हैं, ये नहीं कि किसी आम कैनेडियन ने बात की हो, प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा के वो इन्वॉल्व है इसमें, और अब वो पीछे भी नहीं हट सकते, वरना और मुसीबत हो जाएगी उनको कि पहले बात की और अब अगर वो इनकार करें। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो इनकार करें। भारत ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ है तो सबूत दो, कुछ दिखाओ, कुछ बताओ क्या है, फिर हम आगे उसमें तहकीकात करें। लेकिन अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। और आपने कहा कि रिश्तों में तल्खी, इस वक्त तो मैं नहीं देखता हूँ अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूरोप के और देश जो हैं उनके साथ भारत के संबंध जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे, मुफाद की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई इमोशन नहीं होता। तो अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही हो तो उस इकोनॉमी के साथ और इकोनॉमीज या और देश जुड़ना चाहते, वो अपना फायदा देखते हैं कि उसके साथ ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। इंडियन इकोनॉमी माशाल्लाह ठीक कर रही, इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में देखिए तो 5th है। हाँ, हमारे वहाँ गुर्बत बहुत है अभी भी, उसको उस पर हमें ध्यान देना है, लेकिन एग्रीगेट टर्म्स में देखें तो अभी 5th है। और उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में हम थर्ड इकोनॉमी के रूप में आ जाएंगे। तो इस वक्त सब देशों का इंटरेस्ट है कि इंडियन इकोनॉमी के साथ एक एक मेल हो, एरियाज देखें जहां पे कोऑपरेशन हो सकता है। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक एनवी है या कोई एक
और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जितने पड़ोस के मुल्क हैं उनको भी हमारी जो इकॉनमी है उसकी तरफ ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी फायदा होगा अगर हमारी इकॉनमी से जुड़े। बिल्कुल। अमेरिका के साथ तो स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट है रिलेशंस में, और वो कम नहीं हो। हाँ, जहां पर चैलेंज आ रहा है वहां पे चाइना के साथ आ रहा है, पाकिस्तान के साथ तो पुरानी मुश्किलात हैं ही, और मुझे तो अफसोस है कि पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दोनों देशों के आवाम को फायदा होगा अगर हम दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। लेकिन चीन का जो एक चैलेंज है वो हम ही नहीं फेस कर रहे, वो दुनिया के बहुत सारे देश फेस कर रहे हैं, क्योंकि चीन की जो पॉलिसीज हैं उनमें एक अग्रेशन आ रहा है। वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो मानने को तैयार, अगर उनके खिलाफ कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फैसला देती है तो वो नहीं मान। तो इसके चलते चीन के साथ मुश्किलात हैं, वो अभी तो बहुत हैं, बॉर्डर पे हैं। लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि उसमें भी आगे चल के रेजोल्यूशन होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन आपने फिर चंद्रयान की बात की। देखिए, एक चीज से नकारा नहीं जा सकता, और इसमें अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट कहना चाहूँ। जी जी, जरूर जरूर। मेरा ये मानना है कि जब तक किसी देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पक्की नहीं हो तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप इतिहास उठा के देख लें, तारीख देख लें, हिस्ट्री देख लें, जब तक इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी की एरियाज में आगे था, जब तक अरब मुल्क ममालिक आगे थे, तब तक यूरोप से कोई डर नहीं था। वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म नहीं आया यहाँ। ये तो यूरोप में जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद उन्होंने इतनी तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उसी वक्त हम पीछे चलते गए। हम जहां के थे वहीं नहीं, उसके पीछे चले गए। यानी न्यू नॉलेज जिसको अगर आप कहें, उसको हासिल करने में हम पीछे हो, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों पर एक कॉलोनियलिज्म की ग्रिप में हम आए। यूरोप और इंग्लैंड का फिर रूल हुआ, और उसके बाद तो सबको मालूम है कि यहाँ क्या हुआ, यही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म फैला। इसलिए अगर आप हमारी तारीख देखें भारत की, तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो इसको समझते थे, हमारे कई कांग्रेस के लीडर समझते थे। इसलिए 1947 में जब हमारी इंडिपेंडेंस आई, और 50s और 60s के डेकेड में, 50s में उन्होंने, जवाहरलाल जी ने खास तौर से एक फाउंडेशन लेकर ही कि हमारे वहां भी साइंस और टेक्नोलॉजी फैले, और उसकी नई नॉलेज जो है उसमें हमें कामयाबी मिले। उन्होंने लोगों से कहा कि जब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं करोगे, इंदिरा जी ने बाद में भी कहा, तब तक अगर पुरानी जंजीरों में, अपनी मेंटल जंजीरों में जकड़े रहोगे, तो फिर ये पश्चिम के देश जो हैं, वेस्ट गर्ब के देश, वो हमेशा आपको पीछे ही छोड़ते जाए। इस वक्त चीन से क्यों घबराए हुए हैं अमेरिकी और यूरोप के देश? क्योंकि चीन में साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़े। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और कि इसमें फोकस हमें करना ही करना है। अब इस वक्त
आप ये देखें कि हमारे वहाँ एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, और सही दिया जा रहा है, ऑन डिजिटाइजेशन। आपके वहां भी होगा, लेकिन अब तो आपके वहां किस हद तक ये फैला ये मुझे मालूम नहीं। अगर आप मुझे बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी जान के। लेकिन हमारे वहां आज के दिन ये मोबाइल फोन के जरिए हर पेमेंट होती, हर ट्रांजैक्शन होता है। सर हमारे यहाँ भी होती है, बिल्कुल। बहुत अच्छा। और हमारे वहां तो ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ये हमारे अपने बनाए गए हैं। एक ये यूपीआई सिस्टम है पेमेंट का, जो कि हमारे ये मैथमेटिशियंस ने और टेक्नोलॉजिस्ट ने बनाया है, जिसके जरिए अब हर फल वाले के पास, सब्जी बेचने वाले के पास कहीं भी आप पेमेंट करना चाहें, 1 मिनट में आपने किया, और 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की पेमेंट से हजारों रुपए की पेमेंट उसके जरिए हो जाती है, और आराम से ट्रांजैक्शन चलते हैं। अगर आपके वहां भी वो हो रहा है तो बहुत अच्छा है। सर इसी यहाँ तक तो नहीं गए, सर यहाँ तक तो नहीं गए, लेकिन बाकी पेमेंट्स जो है ना, किसी को पेमेंट भेजनी हो या कोई बिल देने हो, वो सब कुछ हो जाता है। नहीं, यहाँ पर तो ये हालत है, ये हाँ। आपके जो जो व्यूअर्स हैं उनको इंटरेस्ट हम्म, लगेगा इस बात में जी जी बिल्कुल। कि आज के दिन हमारे सब्जी वाले जो बेचते हैं, जो फल वाले बेचते हैं, रेड़ियों पे बेचते हैं, उनके वहां भी रहता है। पेटीएम पेटीएम कहते हैं, जी और भी हैं, पे भीम और ये सब कई सिस्टम्स हैं पेमेंट के। आप उनको उनसे 100 रुपए का सब ले सामान, वो उनसे कहें कि भाई हमारे पास, वो रखते हैं उनका, वो कहते हैं भाई इसको इससे पे कर दीजिए। आपने फोन पर उनका क्यूआर कोड या नंबर लिया, और एक लिटरली 3 मिनट, 3 सेकंड के अंदर पेमेंट उनको पहुंच जाती है, और वो देख लेते हैं फोन पे कि हाँ आ गया था। स्कूटर वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, किसी को भी आप चाहें उससे पेमेंट हो जाती है। उससे सही। पेमेंट आप जहां भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। तो ये क्या आपके वहां इतना नहीं अभी फैला है कि खोमचे नहीं सर, वाले? नहीं नहीं सर, इतना नहीं वाकई फैला अभी, अभी हमारे इतना वहां नहीं है। हमारे वहां तो ये सब जगह है बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको इसकी वीडियो तस्वीरें भेज, वो व्हाट्सएप जी जी इमेजेस भेजूंगा कि श्योर। अगर आप देखें, ये फ्रूट सेलर्स जैसे हैं, ठेले पे या चाट बेच रहा है या कुछ बेच रहा है, वो अपना रखता है। जी ऑटो वाला वो अपना रखता है, अपने उसके ऑटो की सीट पे लगा रहता है, पीछे टांगे रखता है, कहता है भैया, भाई इस पे आप दे दें या बहन इस पे आप दे दें, और वो फोन बिल्कुल। पे 2 सेकंड में उसको आ जाता है, कहता है हाँ मिल गया, पैसा मिल गया, वो चलता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा इसी वजह से कोविड के टाइम पे हमारा कोविड एप्लीकेशन जो बनाया गया, जिसमें करोड़ों लोगों का डेटा, और करोड़ों लोगों को एक लिटरली, आप कोविड अगर वैक्सीनेशन लगना था उसमें आप लोड करें, और आपको पता चल जाएगा कहाँ स्लॉट है कहाँ नहीं है, और जहां पे वैक्सीनेशन लगा उसके 1 मिनट के अंदर फोन पे सब आ जाता था, और वो आप डाउनलोड कर लीजिए, या उसको आप प्रिंट आउट लेना है प्रिंट आउट ले लीजिए। तो इसमें हमारी महारत काफी हो गई, लेकिन इसके बिल्कुल। साथ साथ अभी जरूरत है कि हम बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर लास्ट में मैं फिर वही पूछना चाहूंगी कि ये जो सिलसिला चल रहा है कनाडा और भारत के बीच में, ये कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि जल्दी इसका देखिए, कोई ना कोई हल निकलेगा? आज के दिन कल इन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑटोवा में, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट आए हुए थे, विजिट पे थे, तो उनके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस तो हैं, और हमने ये शेयर किए हैं क्रेडिबल एलिगेशंस, लेकिन हम इंडिया के साथ कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहते हैं, और इंडिया को इंगेज करना चाहते हैं। वी होप टू इंगेज इंडिया। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बात हो रही है, तो वो
मुझे अब कुछ उम्मीद बन रही है कि क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बहुत अलग चीज है इल्जाम लगाने से। क्योंकि एंगेजमेंट जब होती है तो फिर बातचीत होती है, खुल के बातचीत होती है। हमारा क्या स्टैंड, हमारी क्या शिकायत कि हम कनाडा को खालिस्तानियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज प्रमोट करी हैं, जिनमें वो इन्वॉल्व हैं, और वहां से कुछ कार्रवाई नहीं होती। वो हेट स्पीचेस देते रहते हैं, आपने बताया रेफरेंडम करते रहते हैं, सेसेशनिज्म प्रीच करते हैं यहाँ पे, और कनाडा से कहिए कुछ सुनवाई नहीं कि साहब हमारी लॉज ऐसी हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम ग्लोबल बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ कंट्री है, एंड वी बिलीव इन अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो आजकल बड़ा यूज जी होता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर है तो वो ट्रस्ट के बुनियाद पे चलता है। अगर ट्रस्ट नहीं है, अब मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बुनियादी मुश्किल क्या है, मैं तो डील कर चुका हूं। जी बुनियादी मुश्किल ये है कि हम में आपस में ट्रस्ट नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। और आज के जमाने में मौका देखते हैं, अब काकर आपकी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो गए हैं वहां पे, उनको मौका मिल गया तो उन्होंने हिंदुत्व पे और हिंदूइज्म पे एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया और कहा कि हिंदुइज्म तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, 4000 5000 साल से चल रहा है। हिंगलाज देवी का जिक्र किया, हिंगलाज माता का जिक्र किया, जो कि एक शक्तिपीठ है हमारे वहाँ, बहुत हिंदुओं में उसकी बहुत मान्यता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी जरा अजीब सा लगा कि हिंदुत्व को तो वो बुरा भला कह रहे थे, हिंदुइज्म को कह रहे थे कि ये तो बहुत पुराना 4000 5000 से स्पिरिचुअल फेथ और पाकिस्तान में भी है। और तो अगर यही था तो फिर बंटवारा क्यों हुआ? अगर सर आप भी जानते हैं सर, उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे बंटवारे के टाइम पे उनका चूरन था ये। हाँ, तो बंटवारा क्यों हुआ फिर? ये उन काकर साहब से मैं बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ, ह्यूमिलिटी के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त तो आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, तो फिर इस पर ही बात हो जाए कि भाई आपके वहां, क्योंकि मैं समझता हूँ ये कि ये थोड़ा हट रहा हूं ये, लेकिन अगर आप इजाजत दें 1 सेकंड लूंगा। मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान में जरूरत है कि हिंदू मजहब क्या है, कि वो खाली मूर्ति पूजा नहीं है जिसपे आप, या गाय की पूजा, ऐसे, ये इससे बहुत ज्यादा है। फलसफा क्या है इसकी जानने की जरूरत है लोगों को। इस वक्त तो परहेज है कि बात ही नहीं करो, पढ़ो ही नहीं। और यहाँ पर भारत में मैं समझता हूँ कि इस्लाम के बारे में ज्यादा लोगों को ज्यादा जानकारी करने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी हो, पता तो चले कि आपस में, तब उसमें फिर पता चलता है कि भाई मजहब की बुनियाद जो, हर मजहब की बुनियाद जो है वो एक ही है कि भाई नेकी करो, इंसानियत को बढ़ाओ, आपस में लड़ाई नहीं करो, एक दूसरे की मदद करो, यही बुनियाद है हर मजहब की। और क्या? बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन ये लोग समझते कब हैं, लोग तो उसके उल्टा ही मतलब निकालते हैं। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि कनाडा और भारत के बीच में टर्म्स जो है वो कब सही होते हैं और ये चीज कहाँ जाकर रुकती है। ये और बात है कि इसमें भी हम है, हालांकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और यहाँ से वो स्टेटमेंट आ रही है तो हमने वहां भी अपना हिस्सा डाला हुआ है। जी ठीक है, अब इससे देखिए यही तो अफसोस है कि भाई इससे आपको क्या लेना देना, आप उस पर टांग लगाइए। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज अच्छा, ज्वाइन किया, और मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट वीक में कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं यूनाइटेड नेशन में, जाके जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर भी जरूर आपसे बात करेंगे जरूर और समझने की जरूर कोशिश करेंगे। जरूर। थैंक आज यू सर। शायद उनकी तारीख आज हो गई, उनकी स्पीच, या अभी नहीं, जी अभी देखी? हो गई है सर, वो अच्छा, मैं कश्मीर देखता हूँ। कश्मीर कर चुके।
वो कश्मीर कश्मीर वो करके आए। बात, हाँ वो करते हैं बात, बात उन्होंने करें। बिल्कुल वही बात की जो हम पहले से कह रहे थे, यही बोलकर आएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने बस कश्मीर कश्मीर किया है। लेकिन ये कि सर आप देखिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे कांटेक्ट करूंगी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि आपके वहां भी शायद जनवरी में इलेक्शंस होंगे। जी अब जी, कहा उसके जा रहा पहले है। तो आज, अब कहा जा रहा है अब 4 महीने है, अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तो अगली बार बात करते बिल्कुल सही, बिल्कुल हैं। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदा खुदा थैंक यू, हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज सर।